ये सायरन नहीं है, ये अलार्म है। और अगर ये अलार्म से पाकिस्तान नहीं उठा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। जी हाँ, और सुलाएंगे क्यों नहीं, काकिर बेटा है हमारा। और सुबह उसको थप्पड़ मार के भी उठाएंगे और स्कूल भी भेजेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाएंगे इसकी। अब बड़ी खबर एक और आती हुई, भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है। सीधे सीधे लाहौर की तरफ जा चुके हैं, पाकिस्तान में घुस चुके हैं। अरे जी हाँ, और पाकिस्तान में इतने जवान नहीं होंगे जितना इंडिया के जवान वहां पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़ा। ऊपर विमान ही विमान जा रहे हैं और पंजाब से पाकिस्तान की ओर टैंक भी घुस गए हैं। और हरियाणा के लौंडे उनके पीछे थार लेके भी पहुंच गए हैं। और राजस्थानी अभी ऊंट पे बैठ के भी जाएंगे। देखिए, खबर आ रही है कि आर्मी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी शहर टारगेट से नहीं चूक पाएगा। सारे शहर, सारे कस्बे, सारे गांव में बम डाले जाएंगे। इनके घरों में घुस के ड्राइंग रूम में सुतली बम लगा के आएंगे। अभी नोटिफिकेशन आई है कि 4 बजे आसिम मुनीर चार गुद्दी में चाटे मारे आसिम मुनीर के वहां के लोगों ने। उसने कहा है, हाय मेरे मुंह से निकल गई, भैया मुझे माफ कर दो। ऐसे एक और वीडियो सामने आ रही है, वायु सेना का बड़ा हमला। देखिए कैसे यहाँ पर फायरिंग हो रही है। ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कॉल ऑफ कंट्री है ये। देखिए कैसे जवानों ने हमला कर दिया है। आय हाय जवानी ले डूबी, आय हाय जवानी ले डूबी। और बड़ी खबर, कराची बंदरगाह पे हमला हो गया। कराची बंदरगाह पे हमला। पर वहां तो सिर्फ गधे रहते हैं। गधे तो। और बड़ी खबर, मुल्तान पर भी हमला हो गया है। मुल्तान पर भी हमला हो गया है। कराची, मुल्तान, पेशावर, कोई शहर नहीं छूट रहा है। हाँ, सारे शहर पे हम लोग ने बम गिरा दिया है। कल मीनारे पाकिस्तान पे कपड़े सुखाएंगे हम। आपकी भी चड्डी सूखेगी। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। न्यूज चैनल होते तो करते वॉर की बात एंटरटेनमेंट के साथ। तो भैया, $1 बिलियन का IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को, और इस लक्ष्मी के बदले शायद शांति मांगी गई, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। भैया मैं भैया, दोलन भैया। एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव्स। ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? भाई बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते, बैठ के बात करें। इस हफ्ते मेरी आंख की सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आंखें बंद रखना, ज्यादा कुछ बाहर का देखना नहीं है। लेकिन जो बाहर हो रहा था वो वैसे भी नहीं देखा जा रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पिछले एपिसोड से लेके इस एपिसोड के बीच में बहुत कुछ हो गया है। पिछला एक हफ्ता 1 महीने जितना लंबा लगा है। इतनी सारी न्यूज आई हैं, इतने सारे वीडियो सामने आए हैं, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, क्या पाकिस्तान साइड हुआ, क्या इंडिया साइड हुआ, हमें कुछ नहीं पता था। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने रिटेलिएट करना था, ये बहुत क्लियर हो चुका था। उसी को लेकर मॉक ड्रिल्स हो रही थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी दोनों जगह से, और 244 डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी मेजर्स को लेके एक ऑपरेशन अभ्यास हुआ था। आर्म्ड फोर्सेस हरकत में आ गई थी, आर्मी ने अपनी लीव्स कैंसिल कर दी थी, नेवी नेवल एक्सरसाइज करने लगी थी, और सबको पता था यार कुछ तो होगा। और ये कोई हवाई वाली बातें नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से एस्केलेशन हो रहे थे, जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, पाकिस्तान ने खुद तक कह दिया था कि एक इंडियन स्ट्राइक इमिनेंट है, मतलब ये हमला तो करेंगे। कब, कहां, कैसे, ये नहीं पता था। और तब हुआ ऑपरेशन सिंदूर। Indian Air Force has launched Operation Sindoor. 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 ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुल मिला के 9 अलग अलग लोकेशंस टारगेट की गई। इंडियन आर्मी ने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था कि एक नॉन एस्केलेटरी मेजर है। यहां पे जो टारगेट हुए हैं ये वहां के टेररिस्ट लॉन्च पैड है, ना ये वहां के आर्मी के कैंप्स थे पाकिस्तान के, ना वहां के कोई सिविलियन लोकेशंस थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों ने ऑफिशियली कंफर्म भी किया था। अब देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं में ना एक मान्यता है कि एक बार बाण धनुष पे लग जाए तो उसको छोड़ना ही पड़ता है।
तो ये ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इतनी प्रिपरेशन हुई थी, सबको पता था कि द आर्म्ड फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन। सबको पता था कि ये नॉर्मल नहीं है सिचुएशन। कई बार एस्केलेशन बॉर्डर के आसपास, एलओसी के आसपास देखी गई है, पर कभी भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक लेवल आगे नहीं गई। तो सबको पता था कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है, पर हाँ, वॉर अभी तक नहीं था। बॉर्डर पे न्यूज चैनल में हो गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। फ्रेश पाक ड्रोन अटैक इन सांबा। धीरे धीरे यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। चलवा के फिर कहेंगे फेंक क्यों दिया इसकी। ऑल राइट। और नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए। राजौरी में फदाइन हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है। फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। अब देखो, डिफेंस में एक टर्म होता है फॉग ऑफ वॉर, एंड आई लर्न दिस फ्रॉम अ पर्सन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड, जीडी बख्शी। फॉग ऑफ वॉर बेसिकली होता है कि जब भी एक जंग की ऐसी सिचुएशन आती है तो इतनी इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फ्लो होती है कि डिफरेंस समझ में नहीं आता। हर मोमेंट पे ऐसी ऐसी खबरें आती है जिनको सुन के दिल दहल जाता है और मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक ही रात में क्या क्या सुनने को मिल गया। कराची पोर्ट अटैक हो गया था, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सब अटैक हो गए थे। इंडिया में अमृतसर, जालंधर, सिरसा अटैक हो गए थे। पाकिस्तान में मिलिट्री रिवोल्ट हो गया था, आसिम मुनीर को रिजाइन करना पड़ गया। पाकिस्तान में जन विद्रोह हो गया था और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग रहे थे मोदी जी से। और अगली सुबह सब कुछ फेक निकला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोस्तों, रिश्तेदारों, अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज आ रही थी। एवरी न्यूज वाज कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, बट एवरी न्यूज वाज अनरिलायबल। आर्मी को फिर भी शायद दिन, हफ्ते लग रहे होंगे स्ट्रेटजी बनाने में। न्यूज चैनल घंटों के हिसाब से पाकिस्तान की सिटी कब्जा रहे थे। 10 बजे पेशावर, 11 बजे लाहौर और 12 बजे तो इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे थे ये। वहां से F-16 उड़ा दिए, यहां से S-400 गिरा दिए, यहां से 50 ड्रोन, यहां से 100 ड्रोन। उनका अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा था यार। ये देखो जी न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा, जामा मस्जिद में इनके एंकर खाएंगे निहारी। इन्होंने आर्मी को पकड़ा तो इंडिया टुडे ने नेवी को अंदर घुसा दिया कि जाओ कराची पोर्ट पे हमला कर दो। वहां एयरफोर्स वाले परेशान थे, टाइम्स नाउ वालों ने भी आर्मी घुसा दी। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। वहां जनरल साहब नविका कुमार को फोन लगा के पूछ रहे हैं, मैडम ये कब हुआ? अब जी न्यूज अंदर आ चुका था, इंडिया टुडे अंदर आ चुका था, और इससे पहले अर्नब भाई जाके आसिम मुनीर की गुद्दी पकड़ते, जी न्यूज ने शहबाज शरीफ को सरेंडर करा दिया। ये देखो, कोई भरोसा नहीं करता और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनाल्ड ट्रंप। मैकडोनाल्ड ट्रंप, कल बोलोगे बर्गर किंग खान, और आसिम मुनीर मैक्सपाइसी, और एनएसजी कमांडो तो कहां पीछे रह गए होंगे। आज तक का रिपोर्टर तो अंदर तक घुस गया। अंजना जी पीछे से बोल रही है फ्लैश लाइट बंद कर दो, पाकिस्तान वाले इंटरसेप्ट न कर ले तुमको। धीरे धीरे यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। हाँ, ब्राइटनेस कम कर लो, क्या पता पाकिस्तान में बिजली ना कड़क जाए। फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग। क्या हमारी आर्मी के पास रेडार, इंफ्रारेड टेक होगी जो इनके न्यूज चैनल में बैठे ग्राफिक डिजाइनर के पास है? मैं सही बता रहा हूं, न्यूज चैनल से ज्यादा जर्नलिज्म कमेंट सेक्शन में हुई है। अरे भैया, हज की फ्लाइट है वो। लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल इनके लिए बना है जनाब। अगर जंग रुकी तो भेज देंगे हम लोग, पकड़ लेना आप। और फिर तुम ये देखो, एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। अगर कोई नेवी का ऑफिसर सुन लेता ना ये, तो अपनी ही डेस्क से छलांग मार देता वो। क्या ये संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगली ब्रह्मोस यानी आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई। मजा आ जाएगा। पबजी खेल रहे हो तुम, मार्वल की पिक्चर चल रही है यहाँ पे, तुम्हारे मजे के चक्कर में पब्लिक का मजाक बन के रह गया है। तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? भगोड़े, भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा। लंदन में बैठे हुए भगोड़े, पाकिस्तान लंदन में बैठे हुए भगोड़े। हामिद खान भगोड़े नंबर 1, भगोड़ा भगोड़ा। हामिद पसीने आ रहे हैं, भगोड़े। टिंडे, आलू, पकौड़े, सब्जी बेच रहा है क्या ये? कभी कभी लगता है अर्नब गलत एंकर बन गया, इसको सरोजनी में फेरी लेनी चाहिए थी।
भगोड़े, अरे भगोड़े। और सबसे वियर्ड बात, इनके न्यूज स्टूडियो के साउंड इफेक्ट्स, रात रात भर इनके स्टूडियो में लोग अलग बज रहे हैं, सायरन अलग बज रहे हैं। सायरन क्यों बजा रहे हो यार तुम लोग? तुम्हारे स्टूडियो में छुट्टी का भोंपू नहीं है जो तुम सायरन बजा रहे हो वहां पे? बकायदा होम मिनिस्ट्री को आके बोलना पड़ा कि आप सायरन्स मत बजाओ, बहुत इनसेंसिटिव लगता है, क्योंकि सायरन सिविल डिफेंस में एयर रेड सिग्नल्स होता है कॉम्बैट जोन्स के लिए। सायरन बजा रहे, क्या वहां आसिम मुनीर ने नोबल फेंकी है? तुम स्टूडियो से छक्का मारोगे क्या? फ्री हिट चल रही है, सायरन क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? नीतीश राजपूत ने बहुत सही ट्वीट किया था, इफ माई न्यूज मीडिया टेल्स मी इट्स रेनिंग आई विल लुक फॉर माई सनग्लासेस। ऐसी एक और ट्विटर हैंडल है, वो हर 5 मिनट में पोस्ट कर रहा है, 2 पायलट कैप्चर्ड, ये डिस्ट्रॉयड, इस्लामाबाद अटैक, उसका अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है। This is what Goti Media does to you. Look at this idiot. He really thought as if he is the hero of some Bollywood film, personally leading the army to victory yesterday night. अशोक सोइन लिखते हैं, इंडियन मीडिया इज द वर्स्ट एनिमी टू द पीपल ऑफ इंडिया। काश पीपल ऑफ इंडिया भी ये बात समझ जाएं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी हैज एंटर्ड पाकिस्तान, डिस्ट्रॉयड लाहौर, डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, डिस्ट्रॉयड पेशावर, डिस्ट्रॉयड पीएम हाउस। हाँ, पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर दिया, सीधी विंटर वेकेशन काबुल में मनाएंगे, फ्लाईओवर लेके जाएंगे पेशावर से। जितेश बोलते हैं, these people don't even care what is at stake. They are just TRP hungry. What kind of pathetic journalism is this? अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी सेना। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। रोहित राज का ट्वीट बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं, as an Indian I'm fuming. Last night our news channels fed us lies, fake strikes on Karachi, imaginary invasions, recycled videos, no facts, just drama. While citizens slept feeling proud, the world watched us become a joke. This is not patriotism, it's betrayal. Shameful. What on earth is the Indian media doing and how are they being able to get away with the blatant lying? बहुत सही बात है भाई, कहां से? यहां भाई इंडियन मीडिया में कौन जवाब देगा कि इतनी झूठ तुम नेशनल टीवी पे कैसे लेके आ गए? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां थी? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां है? कहां छिपा हुआ है? मीडिया को जहां सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और लोगों में एक ब्रिज बनना था, मीडिया खाई बन गया वहां पर। और यहाँ पे मैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहूंगा, जब ऐसे टाइम आते हैं, जब ऐसा एक्शन होता है, जब इतनी रैम्पेंट फेक न्यूज होती है, मीडिया फ्रेंजी होती है, तो इस फेक न्यूज को काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट फेक न्यूज इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब यूजुअली क्या होता है ना कि जब ऐसी कोई घटना होती है, जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो बहुत जगह से अलग अलग फेक न्यूज आ रही होती है, और फिर मीडिया क्या करती है, सारी फेक न्यूज को कलेक्ट करके, फिल्टर, फैक्ट चेक करके सही खबर लोगों तक पहुंचाती है। अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ लोग मीडिया की फेक न्यूज पकड़ रहे हैं, और इनकी भी कोई गलती नहीं है। इनको क्या पता फैक्ट चेक क्या होता है? फैक्ट से इनका कोई लेना देना है नहीं, और चेक तो सरकार से आ ही रहा है। और मीडिया द्वारा इतना मिस इन्फॉर्मेशन, इतना पैनिक, इतना फियर मॉन्गरिंग के बाद कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। 15-20 ब्रह्मोस INS विक्रांत कराची पोर्ट पे रातों रात मार दे रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है, ये गधों की बारात है जिसमें तुम्हें लग रहा तुम घोड़े हो। इतनी फेक न्यूज फैली है ना कि अगर आज बताने लग जाऊं तो कल तक एपिसोड खत्म ना हो। एक पोस्ट वायरल हुआ कि पाकिस्तान आर्मी चीफ डिटेन हो गया वहां पर, फेक निकली। फिलाडेल्फिया प्लेन क्रैश की वीडियो दिखा के कह रहे हैं कि कराची पोर्ट पे हमला हो गया है। वही क्या, उड़ा दो, फूंक डालो, मजा आ जाएगा। पता नहीं कौन सी वीडियो गेम की फुटेज लगा के कह रहे हैं कि फिदायीन हमला हो गया राजौरी में। इनमें से ज्यादातर क्लेम्स को आर्मी को फैक्ट चेक करना पड़ा। एक और पोस्ट वायरल हुई कि पाकिस्तान ने इंडियन पायलट शिवानी सिंह को कैप्चर कर लिया है। बाद में आर्मी को ही आके बताना पड़ा कि ये गलत है। एक न्यूज चैनल बता रहा है कि 12 पाकिस्तानी शहर उड़ा दिए गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे जनाब इतने हैं नहीं हमारे पास। और ऐसे पोस्ट सिर्फ जनता का नहीं, सेना का भी मनोबल कम करते हैं। और तुम्हें लग रहा है अपने वाले, वहां की और कार्टून है। राफेल गिरा दिया गया है, अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और राफेल फेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अहम तरीन, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। और यहां वाले तो फिर भी जानबूझ के कर रहे थे TRP के लिए। वहां की तो कह रहे हैं पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। पटना वाले कह रहे हैं हमारे पास सी पोर्ट है, हमें क्यों नहीं बताया अभी तक। मीडिया चैनल्स ने 24 घंटे के अंदर इतना गंद फैला दिया था कि बाद में सरकार को आगे खुद कहना पड़ा कि भैया इस ऑपरेशन की लाइव कवरेज नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि करने दी भी जाए तो आप कर नहीं पाओगे ना, आप करना चाहते हो शायद। 2-3 साल पुरानी इजराइल की आयरन डोम की फुटेज उठा के बेशर्मों की तरह लाइव कवरेज दिखाई है इन लोगों ने। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर जिसको तुम नेशनलिस्ट मीडिया कहते हो ना अपनी, उसने देश का मजाक उड़ाया है, देश की सेना का मनोबल कम करने का काम किया है। और जिस जुबेर को तुम एंटी नेशनल कहते हो, वो पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर रहा था। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने कई ऐसे विजुअल्स को वेरीफाई कर
लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाया। इनके मजाक का आप कितना भी मजाक बना दो, इट डजंट डिस्काउंट द फैक्ट कि ये बहुत सीरियस इशू है। दो न्यूक्लियर आर्म नेशन जंग की कगार पर खड़े हैं, इसमें मजा नहीं है कहीं पर। तो यहां से वहां से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी हैं। पूंछ में जो हमला हुआ है उसमें से 15 लोगों की जान गई है ऑफिशियली। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहां लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इसमें मजा कहां है? तुम्हें लग रहा है जंग है, मजा आ जाएगा, कराची फूंक दो, ओए बल्ले बल्ले लग रहा है तुम्हें। तो ये सुनो, 10 तारीख को पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में 4 इंडियंस की मौत हुई थी, उसमें 2 साल की बच्ची शामिल थी। पीपल आर डाइंग एंड बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया दे आर डाइंग विदाउट डिग्निटी। कश्मीर में वहां के एक स्कॉलर मौलाना थे, ड्रोन अटैक में उनकी जान चली गई। वहां के जो लोकल लोग थे वो गए, उनको अस्पताल छोड़ने गए, उनको काफी ज्यादा चोटें लगी थी, उनकी मौत हो गई। इंडियन मीडिया ने आके बिना किसी जानकारी के, बिना किसी फैक्ट चेकिंग कह दिया कि अरे वो तो आतंकवादी संगठन का आदमी था, आतंकवादी था। बाद में वहां की खुद की पुलिस ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है वहां के लोगों के कहने पर कि नहीं, कोई आतंकवादी नहीं था, हमारा अपना मरा है। तुम्हारा को भी अपना मरा है। तस्वीर है कारी मोहम्मद इकबाल साहब की, जो पुंछ के सबसे बड़े इदारे ज़ियाउल उलूम के पिछले 25 साल से उस्ताद हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। आप कह दो वहां के लोगों को कुछ नहीं पता, पुलिस को कुछ नहीं पता, आर्मी को कुछ नहीं पता, लेफ्टिनेंट कर्नल जंगुद्दीन व्हाट्सएप बाज तो तुम ही हो। पिछले 20 सालों में हमने 26/11 देख लिया है, हमने उरी देख लिया है, हमने पठानकोट देख लिया है, हमने पुलवामा देख लिया है, पर इतना सीरियस मैटर कभी नहीं हुआ था। छोटा सा एग्जाम्पल है, इस बात से अंदाजा लगा लो कि आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया है, उन्होंने अपना पीएसएल पोस्टपोन कर दिया है। खैर वो तो वैसे भी कौन ही देख रहा था। अब अगर आप पूछोगे यार इतना सब कुछ चल रहा है तो हम क्या करें, हम अपनी इंफॉर्मेशन कहां से लें? तो देखो भाई, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये जो कीड़ा है ना अंदर का, कि अभी हो रहा है तो हमें अभी पता लगना चाहिए। अगर आप ये माइंडसेट के साथ जाओगे आप फेक न्यूज के शिकार हो जाओगे। एट दिस पॉइंट ओनली ट्रस्ट द ओरिजिनल सोर्सेज। कल अगर मैं भी कोई आके तुम्हें रातों रात बैठ के वीडियो बना दूं, ये हुआ वो हुआ, भाई मुझे भी कुछ नहीं पता। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे जो सरकार बताती है, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वेबसाइट भी है, प्रेस रिलीज करते हैं, आप उनके ट्विटर पे भी जा सकते हो। X पर @ADGPI, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ आपको वेरीफाइड खबर मिलती है। हर रोज सुबह इंडियन आर्मी के 2 ऑफिसर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती हैं, वो सही जानकारी है, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट भी देते हैं, जो हम जैसे बेवकूफ निकाल के पढ़ते हैं उसको, वरना हम भी ये करें। और एक बड़ी खबर आती हुई सियालकोट में भारतीय ड्रोन्स का बड़ा हमला, पाकिस्तान के 5 आर्मी कैंप निस्तनाबूद। अरे मैं तो कहता हूँ अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म के लिए उन ड्रोन्स की फुटेज भी ले ली जाए। हाँ, हानिया आमिर से एक्टिंग भी करवा लेंगे, वही है। वरना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ही कुछ गाइडलाइंस इशू की है, वही सुन लो। कोई भी अगर आपके पास पोस्ट आए, वीडियो आए, तो कुछ चीजें हैं, पहले तो अनवेरिफाइड कुछ भी आपके पास आए शेयर मत करो। दूसरा, उसकी डेट और लोकेशन देखो, कहीं वो कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है, कहीं वो वीडियो गेम तो नहीं है जिसकी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एंड ट्रस्ट ऑफिशियल सोर्सेज ओनली, लाइक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और अगर आपको लगता है कि कोई फेक न्यूज आप तक आई हुई है तो उसको आप व्हाट्सएप पे दिए गए इस नंबर से या इस वाली ईमेल आईडी पर रिपोर्ट भी कर सकते हो। एंड गाइस, ऑल सेड एंड डन, ये सब जो चल रहा है पता नहीं कितने दिन तक और चलेगा। बैक चैनलिंग स्टार्ट हो चुकी है, होपफुली आर्म फोर्सेस को बहुत जल्दी खत्म कर देगी, और जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले सोचो आप कहां हो और जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो कहां है। हम लोग को बहुत वीडियो गेम की तरह लगता है, शेयर कर दो, ये उड़ा दिया, वो तबाह कर दिया, यहां मिसाइल आ गई, वहां मिसाइल आ गई। कितने सारे लोग हैं जिनके परिवारजन खतरे में है, कितने सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स आर्म्ड फोर्सेज में, उन पे सोचो क्या बीत रही होगी। इनको तो टीआरपी मिल रही है, तुम्हें क्या मिल रहा? और पिछले 2-3 दिन में एक चीज जो बड़ी अजीब लगी वो ये कि कैसे जो एंटी वॉर नैरेटिव है उसको बिल्कुल दबा दिया गया है। उनको गाली दी जा रही है जो कह रहे हैं कि लोगों को नहीं मरना चाहिए। देखो, अंग्रेजी में एक कहावत है, इन अ वॉर देयर आर नो विनर्स ओनली विडोज। अगर आप सेंस और लॉजिक की तरह ये बोल रहे हैं कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हो आप। अगर आपको वॉर नहीं चाहिए तो आप लॉजिकल हो, जिनको वॉर चाहिए वो इतने बेवकूफ हैं। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। हाँ, पाकिस्तान बहुत टाइम से हरकत कर रहा है, हाँ एक बार इनको सबक सिखाना चाहिए। और अगर आर्म फोर्सेस को लगता है कि मिलिट्री कॉम्बैट होना चाहिए तो ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, नेशनलिज्म है। इफ यू आर आस्किंग फॉर डी एस्केलेशन यू आर नॉट एंटी आर्मी। लेकिन जब जंग होती है, दिखता है लोगों की जानें जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो डर भी लगता है, लाजमी है। यू कैन बी एंटी वॉर। अब ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते इंडिया पाकिस्तान जंग कलेश की खबरें चलती रही, पर इसी बीच और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज आई जो आई पर आप तक नहीं पहुंच पाई, और वही हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट।
पहली खबर है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। देखो आजकल के टाइम पे विद द चेंजिंग लाइफस्टाइल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले सिर्फ बुजुर्गों बड़े लोगों को होती थी पर अब जवान लोगों को भी होने लगी हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे यंग लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे जब मैं डायबिटीज का नाम लूं तो आपको लगेगा अरे हाँ यार ये भी बड़े लोगों में होती होगी, ताऊ चाचा चाची बेटा मेरी शुगर बढ़ गई। बट अगेन दैट्स नॉट द केस एनीमोर। मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने डायबिटीज का एक नया सबटाइप आइडेंटिफाई किया है और ये नया सबटाइप स्पेसिफिकली यंग अडल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है और इस नए सबटाइप का नाम रखा है मोदी। अरे ये नहीं, ये तो पूजनीय है। मोदी मतलब MODY, मतलब मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। अब यूजुअली डायबिटीज 35-40 के ऊपर जब इंसान जाता है तभी होती है, पर चूंकि एक जेनेटिक बीमारी है तो कभी कभी जीन म्यूटेशन से ये अर्ली 20s या कभी कभी टीनेज में भी हो सकती है। और भारत में तो डायबिटीज की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि हमें डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे हैं। पर पर्सनली मुझे लगता है डायबिटीज को एक हद तक रोका जा सकता है, पर जो उसके साथ साथ केयरलेसनेस की बीमारी है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो आप समझोगे ये कितनी बड़ी हेडेक है। ये अपनी दवाइयों का ध्यान रख लेते हैं लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल का नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर साहब गुलाब जामुन नहीं रोक पाएंगे, 4 दवाइयां और लिख दो आप। कभी डाइट, कभी सेहत, कभी पानी, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस ही कर ले तो डायबिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी को लेकर मैंने बीटो के साथ पेशेंट की फैमिली से पूछा कि इनकी एक हरकत बताओ जिसपे अगर ये कंट्रोल कर ले तो इनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाए। तो जवाब सुनो। मदर को क्या प्रॉब्लम है ना, उनको स्लीप नहीं प्रॉपर्ली आती है। If someone is not listening to her, that becomes very stressful situation for her. Like to change her चलता है attitude. तो अपना शुगर रीडिंग्स जो है वो चेक करें. Monitoring more regularly. That's one thing that could help because that is the start of everything. मेरी मदर बहुत ट्रैक लाइन चल रही है बीट ओ की वजह से, बट एक अपनी हैबिट में डे टू डे लाइफ में एडिशन कर लें कि वो मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक लिटिल बिट छोटी सी ऐड कर लें तो सोने पे सुहागा होगा। पता डायबिटीज बीमारी ही ऐसी है, पेशेंट से ज्यादा केयर गिवर परेशान रहते हैं कि भाई ऐसा क्या कर लें, क्या इनको बता दें, क्या चेंजेस, क्या परहेज कर लें जिससे इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए। और ये सवाल का जवाब रेगुलर फिजिशियन से अच्छा आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट दे पाएगा। नाउ डायबिटोलॉजिस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर स्पेसिफिकली शुगर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, वरना तुम चुन्ना डॉक्टर के पास जाओगे वो शुगर की भी मीठी दवाई लिख देता है। बहुत लोग ये बात समझ नहीं पाते कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसको आप सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर सकते। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, रेगुलर मॉनिटरिंग और एक अच्छा रूटीन चाहिए, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है भैया, जिंदगी भर अपने मोहल्ले के डॉक्टर से दवाइयां लेते रहो, बढ़ती रहेंगी, या फिर एक एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट से एक बार बात करके देखो। एंड आई नो डायबिटोलॉजिस्ट हर जगह नहीं मिलते, इसीलिए बीटो का ऑल इन वन केयर प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। ऑल इन वन सोल्यूशन बीटो के केयर प्रोग्राम में आपको इंडिया के बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, IIHMR सर्टिफाइड कोचेस, अनलिमिटेड डाइट प्लान्स, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, सब कुछ मिल जाएगा। एंड मदर्स डे का टाइम है, मैं अपने अनुमान से बता सकता हूं कि आपके घर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी माताश्री को हो सकती है, क्योंकि वही हैं जो सबकी सेहत का ध्यान रखती हैं पर अपनी सेहत का नहीं रखती। और आप जानते हो इंडिया में डायबिटिक से ज्यादा प्री डायबिटिक लोग हैं। तो इस मदर्स डे पर अपनी मां को आप बीटो के 30 डे केयर प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हो। सिर्फ 30 दिनों में बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज कराए जाएंगे और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल में लाया जाएगा। 25,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस केयर प्रोग्राम के थ्रू अपने शुगर लेवल कंट्रोल कर चुके हैं। इनफैक्ट एक कैलकुलेटर भी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके जाके पता कर सकते हैं कि इस 30 दिन के प्रोग्राम के दौरान आपका कितना शुगर लेवल कम हो सकता है। मैंने भी अपने एक परिवारजन को इसमें एनरोल कराया, 30 दिन के बाद रिजल्ट्स बताता हूं। तो अगर आप भी अपने घर में किसी की डायबिटीज कंट्रोल करना चाहते हो, बीटो का 30 डे केयर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगली खबर है आपके खाने को लेकर। आपको याद होगा पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने फेक पनीर के बारे में बताया था। पहले फेक पनीर लो, फिर पनीर फेंक दो। इनफैक्ट प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि फूड अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था लोगों को कि भैया बाहर पनीर मत खाओ, बहुत नकली मिल रहा है। और जब हमारी भूख मर गई है तब इनका जमीर जागा है और इन्होंने अब उठाया है फेक पनीर को रोकने के लिए रियल कदम। और इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें आप कोई भी कहीं से भी एनोनिमसली फेक पनीर या फिर कोई भी फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट को लेकर एक कंप्लेंट कर सकता है। अब आप कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करोगे उसका भी दिया हुआ है। FSSAI वेबसाइट डाउनलोड करो या फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर जाओ, पुट अप फोटोग्राफ्स ऑफ द फ्रंट पैक एंड द बैक label that shows the composition and nutritional information of the food. The complainant will also have to mention the name of the brand, product, license, regulation, number displayed and the misleading मेरे माथे पे लिखा है क्या कुछ? तो इनको क्यों दिख रहा है? फिर FSSAI से एक बड़ा सिंपल सवाल है कि भैया अगर हमारे खाने की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमें ही कोई पूरी लेनी है तो आप किस बात की अथॉरिटी हो? मतलब आपके नाम में AI है तो क्या प्रॉम्प्ट का वेट करोगे?
मतलब आप ये कह रहे हो कि मार्केट में जहां पे पैक्ड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फेक पनीर मिल रहा है, उसकी फोटो खींच के हम आपको दें तब आप कंप्लेंट लोगे? भैया पहले ये बताओ, अगर वो फेक है तो मार्केट में पैक होके बिक ही क्यों रहा है? और हमें पैक्ड पनीर से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत उस पनीर से है जो मार्केट में रेस्टोरेंट में खुले में बिक रहा है। उसके आपने सैंपल ले लिए, खुद ही जांच कर दी, खुद ही बता रहे हो खराब है, और खुद ही हमको बोल रहे हो कि तुम मत खाओ। मतलब हम कंप्लेन करके क्या करेंगे? आपको पता है मार्केट में फेक चीजें बिक रही हैं, आपने पकड़ी हुई हैं, मतलब जो बेच रहे हैं उनसे कुछ नहीं कहोगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचें, हम कंप्लेन करें। बेसिकली अभिषेक उपमन्यु की वाली लाइन याद आ गई, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? चलो अब करते हैं कुछ टैक्स टूक्स की बातें। सरकार ने डेटा रिलीज करके बताया है कि अप्रैल के महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल जीएसटी कलेक्शन स्टूड एट अ वॉपिंग 2.37 लाख करोड़। लाख करोड़ नहीं, लाख करोड़। बहुत पैसा होता है यार ये, 2.25 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा। पता ना ट्रिलियन कितना? संबित भाई कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में? कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 10% रही, जबकि इंपोर्टेड गुड्स पे यही कलेक्शन 20% से ज्यादा रहा। और अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है तो बेसिकली ये बताता है कि ट्रेड ज्यादा हो रहा है ना? आन दान, लेन देन, खरीद फरोख्त, ये सब तुम जानते हो, धंधे वाले आदमी हो, ये सब ज्यादा हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, बस ट्रेड ज्यादा हो रहा है। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता तो मेरे को स्पॉन्सर ज्यादा मिलता। अगली खबर है पर्सनल फाइनेंस को लेकर। क्या आपने इंश्योरेंस करवा रखा है? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं, नहीं कर रहा स्पॉन्सर। पर अगर इंश्योरेंस करवा रखा है या करवाने की सोच रहे हो तो ध्यान से सुनना। एक क्लेम डिस्प्यूट की सुनवाई करते वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते वक्त अगर आपने किसी को अपना नॉमिनी रखा है तो इंश्योरेंस अमाउंट पर उस नॉमिनी का कोई हक नहीं होगा। कोई सेंस है इस बात की? अगर क्लेम नहीं ले सकते तो नॉमिनी किस काम का? आई लव यू एज अ फ्रेंड। जब प्यार नहीं करती थी तो स्टोरी लाइक क्यों की? अब केस ये था कि एक महिला ने अपनी बेटी के नाम पर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। कुछ टाइम बाद बेटी की शादी हो गई और उसके कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली उसका देहांत हो गया। अब पॉलिसी के हिसाब से लड़की की मां को इंश्योरेंस का क्लेम मिला क्योंकि नॉमिनी वही थी। पर फिर दामाद जी ने कोर्ट में केस कर दिया कि भैया क्लेम तो उनको और उनकी बेटी को मिलना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फैमिली अब वो है, लीगल ईयर वो हुए। फिर हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 39 का हवाला दिया जो कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम नॉमिनी को नहीं बल्कि लीगल ईयर या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए। लीगल ईयर यूजुअली फर्स्ट फैमिली होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी शादी हो जाती है और मैं नॉमिनी अपनी गर्लफ्रेंड को रखता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो मेरी पत्नी को दे देगा इंश्योरेंस क्लेम। मैं अपना एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, मेरे पास तो दोनों नहीं है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन अराइजेस कि अगर नॉमिनी प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं है तो नॉमिनी होने का फायदा क्या हुआ? एक्चुअली इंश्योरेंस एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट हुई थी क्योंकि पहले क्या होता था कि जो नॉमिनी होता था उसका काम होता था इंश्योरेंस अमाउंट को संभाल के रखना और डिसीज्ड के लीगल ईयर को दे देना। पर ज्यादातर लोग अपने लीगल ईयर को ही नॉमिनी रखते थे, तो अमेंडमेंट में यह कहा गया कि जो भाई नॉमिनी है उसी को पैसा मिलेगा। बट केस इन पॉइंट, जब नॉमिनी और लीगल ईयर आमने सामने आए तो कोर्ट ने सक्सेशन लॉ को इंश्योरेंस एक्ट से ज्यादा ऊपर रखा। अब चूंकि मैटर बहुत उलझा हुआ है, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड करते हैं, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वही सुप्रीम होगा। जैसे इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि दवाइयां लिखते वक्त डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं। अब जेनेरिक और ब्रांडेड प्रोडक्ट में डिफरेंस समझते हो ना? अबे जैसे नूडल और मैगी, स्कूटर और एक्टिवा, पानी और बिस्लरी, अलमारी, गोदरेज, टेररिज्म, पाकिस्तान। सिमिलरली दवाइयों के मामले में पैरासीटामोल एक जेनेरिक ड्रग है, लेकिन केमिस्ट पे जाके आप क्या बोलते हो? भैया एक डोलो देना। अब कोर्ट का ऑर्डर यही कहता है कि डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन सॉल्ट वो रिकमेंड कर सकता है लेकिन ब्रांड नहीं। फॉर एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक लिखो ना, ये क्या है कि डेटॉल ही चाहिए, और उसका एक रीजन है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पीआईएल में कहा था कि ड्रग कंपनी सेल्स बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती थी कि वो उनके ब्रांड की दवाइयां ज्यादा लिखें। इनफैक्ट आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे डोलो बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टर्स को करोड़ों के किकबैक दिए थे कि उन्हीं की दवाई लिखना, और कंपनी की सेल्स भी बढ़ गई थी। डॉक्टर कम थोड़ी होते हैं, ऐसे थोड़ी इनकी दवाई इनकी केमिस्ट के अलावा कहीं नहीं मिलती। डॉक्टर साहब एजेंसी भी तुम्हारी, पेट्रोल पंप भी तुम्हारा, सब पता है हमें। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एडवाइजरी जारी कर दी है, कहा है कि भैया दवाइयां जेनेरिक होती हैं, ब्रांडेड सिर्फ रैपर होता है। बदतमीज।
अब जैसे कि पिछले हफ्ते सरकार ने कास्ट सेंसस की बात की थी, हमने भी उसको स्पॉटलाइट में लिया था और ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट छिड़ गई थी कि कास्ट कितना बड़ा फैक्टर होता है लोगों की सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस में। इसी को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में एक 2 आर्टिकल सीरीज छपी है जो बेसिकली इंडियन डेमोग्राफी को कास्ट की बेसिस पे सेगमेंट करती है और बताती है कि कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है लोगों के सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस में। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ये कि भाई अगर आप नौकरी में रिजर्वेशन की बात करो तो सब यहां वाले लेते हैं, लेकिन एक अच्छा फैक्टर होता है समझने का, वो होता है मनरेगा। क्योंकि मनरेगा एक बहुत लो पेइंग प्रोफाइल है, तो वही वर्ग समाज का वहां पे आता है जिनको सही में पैसे की बहुत जरूरत है, जो सही में बहुत पिछड़े हैं। और जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से मनरेगा का डेटा लिया तो पता चला कि उसमें SC, ST, OBC जनरल के मुकाबले ज्यादा अप्लाई करते हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है आर्थिक स्थिति। कैसे पता करोगे कि किस वर्ग के पास कितना कम पैसा है? वो तो तभी होगा ना कि जब खाने के वांदे पड़ जाएंगे। तो जब नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे NFHS की रिपोर्ट निकाली और पता लगाया कि ऐसा कौन सा वर्ग है जहां के बच्चे सबसे ज्यादा मैलनरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं, तो उसमें भी पता चला कि जो SC, ST वर्ग के बच्चे हैं वो स्टंटिंग और वेस्टिंग के ज्यादा शिकार हैं। और फिर आर्थिक स्थिति का तीसरा फैक्टर आता है एजुकेशन। जब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अपना खाने का देख लोगे तब आदमी पढ़ाई देखता है। तो जब इन्होंने NSSO की रिपोर्ट देखी और उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिनकी हर जनरेशन में कोई ना कोई कॉलेज गया हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, और कौन सा ऐसा वर्ग है जो पढ़ाई से वंचित रहा है, तो भी उसमें उन्होंने पाया कि SC, ST जो वर्ग है वो जनरेशनली पढ़ाई से थोड़ा वंचित रहे हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, अखबार में छपी है, मैंने तुम्हें बता दिया। आर्टिकल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, नहीं समझ में आया तो गाली भी दे सकते हो कमेंट में। मार्केट में बाउल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। बाउल कैंसर, डू यू नो एनीवन? बाउल कैंसर इज माउथ कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर। मतलब इनपुट से लेके आउटपुट की जस्ट पहले का जो एरिया होता है वहां होता है बाउल कैंसर। समझ गए? बायो टीचर बन जाऊंगा अगर बंद हो गया तो। बेसिकली रेक्टम, जो मतलब हिंदी वाला शब्द यूज नहीं कर सकता, वहां का जो एरिया होता है ना, वहां होती है बाउल प्रॉब्लम्स, और वहीं हो रहा है आजकल कैंसर। रीजंस वही ऊटपटांग चीजें, लाइफस्टाइल, खान पान। इनफैक्ट हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हम लोग कहते रहते ना कि प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। नहीं भैया, असली प्रॉब्लम प्रोटीन में नहीं है, प्रोटीन तो फिर भी ले रहे हैं, असली प्रॉब्लम फाइबर में है। आजकल की जनरेशन फाइबर नहीं खा रही उतना। फाइबर समझ रहे ना, सलाद सब्जी। मम्मी कहती ना तुम्हारी तोरी करेले टिंडे खा लो, तो तोरी टिंडे खाया करो। सॉरी मम्मी, करेला फिर भी नहीं खा पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अगली खबर है तेल को लेकर। अब आप पूछोगे भाई कौन सा, कढ़ाई में डालने वाला है गाड़ी में डालने वाला? तो दोनों। बताता हूं कैसे। एथेनॉल पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। दरअसल एथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से निकलता है, और सरकार आजकल इसको पेट्रोल में मिक्स करके उसको यूज कर रही है। अभी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो चल रही है 5 से लेके 15% तक। मतलब 100 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर से लेके 15 लीटर एथेनॉल। पर आगे जाके एम किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 30% तक कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों करना? फ्यूल में बायोफ्यूल क्यों मिलाना? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास अपने नेचुरल फॉसिल फ्यूल नहीं है। जितना भी हम क्रूड ऑयल, तेल इंपोर्ट करते हैं सब भाई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां इतना नहीं होता। बट नाउ विद एथेनॉल इनटू द पिक्चर थिंग्स आर चेंजिंग। इस मामले में 2 बहुत अच्छे आर्टिकल पढ़े हुए हैं जो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट पे बात करते हैं। देखो, एथेनॉल जो है वो पहले ज्यादातर गन्ने से बनता था, पर अब जो एथेनॉल है वो मक्के या मेज से बनने लगा है। 1 टन मेज से लगभग 380 लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो अभी जो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट है ये है क्या कि पहले इंडिया वाज अ सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ मेज। हमारे यहाँ इतना मक्का उगाया जाता था कि हम खुद भी खा लेते थे, हम चारे के लिए भी यूज कर लेते थे, और हम एक्सपोर्ट भी कर लेते थे। पर जब से ये मक्का एथेनॉल के लिए यूज होने लगा है तो ना सिर्फ हम खाने के लिए, ना सिर्फ चारे के लिए, बल्कि डिस्टिलरीज भी इसका यूज करने लगी हैं। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये बायोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल, क्लीन एनर्जी, इन सब का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। मक्के की खपत बढ़ी है डिस्टिलरीज में, और इसकी वजह से मक्के का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है। कंजम्पशन बढ़ा है तो उसकी डिमांड शूट अप कर गई है, सप्लाई वही रही है तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट 2022 तक जहां इंडिया अपनी खपत से कहीं ज्यादा मेज प्रोड्यूस करता था, एक्सपोर्टिंग नेशन था, वहीं आज हमें मेज को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सोचो, भारत जैसा कृषि प्रधान देश अनाज इंपोर्ट कर रहा है। If you think of it, it's bizarre। मतलब जो आप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते थे वो अब आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। It's like पाकिस्तान टेररिस्ट इंपोर्ट करने लग जाए। और ये चेंज पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए सिर्फ पिछले 4 साल में मक्के का रेट 15,000 पर मेट्रिक टन से सीधा 25,000 पर मेट्रिक टन पहुंच गया है। और इसकी वजह से जो किसान है या जो पोल्ट्री फार्म्स चलाते हैं, जो उसको खरीद के अपने चारे के लिए यूज करते हैं, जो अपने फार्म्स में यूज करते हैं, उनको मक्का महंगा पड़ रहा है। जो उनकी एसोसिएशन है वो अब सरकार से बोल रही है कि भाई आप इसको थोड़ा सा टैकल करो, क्योंकि डिस्टिलरीज के पास तो बहुत पैसा है, वो तो सारा मक्का ले जाते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है।
ओके, लास्ट न्यूज से पहले एक नॉक नॉक जोक हो जाए। नॉक नॉक। पोप। पोप कौन? अरे वो वाला नहीं, कैरेमल वाला। पोप लियो। पिछले महीने पोप फ्रांसिस के देहांत के बाद इस हफ्ते 69 साल के यूएस कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को अगला यानी कि 267th पोप चुन लिया गया है। ना पॉइंट टू बी नोटेड, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नियुक्त होने वाले पहले पोप हैं और इनको पोप लियो X15 कहा जाएगा। नहीं, X15 क्या होता है? वो रोमन नंबर में क्या कहते हैं उसको? 15 नहीं, X15 15, वो तो X5 हो गया ना, इतना तो मेरे को भी पता है। X14 हुआ ये, 14 यही है ना? हाँ, जो भी है। हाँ, मैं मरवाओगे तुम। इस हफ्ते बाबिल खान की एक वीडियो वायरल हुई, देखिए आपने। अनन्या पांडे एंड अर्जुन कपूर एंड सिद्धांत चतुर्वेदी एंड राघव जुयाल एंड आदर्श कौयार एवं अरिजीत सिंह एंड तो नाम ले रहा है, अटेंडेंस ले रहा है भाई। बॉलीवुड इज द मोस्ट फेकेस्ट industry that I have कितनी बार ever been a part of. Like, we're shooting so much more. ना ऐसी वीडियो नहीं देखते तुम जब सामने वाले के लिए तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है यार इज ही ओके, ठीक है, तब बाद में तुम्हारे मजे ले लेंगे, पर अभी तुम ठीक हो, ये वो वाली वीडियो है। एंड बॉलीवुड को फेकेस्ट बताया, चलो वो तो ठीक है, पर फिर कुछ लोगों के नाम लिए, बाद में उन्हीं को बेस्ट फ्रेंड बता दिया। एंड आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शो बिजनेस वर्ल्ड। खैर, स्टोरी के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, बाद में फिर एक्टिवेट भी कर दिया। बाबिल भाई अपना ध्यान रखो और इतनी पलटी नहीं मारो यार, आप बॉलीवुड में हो, बिहार में नहीं। एक चीज देख के अच्छी लगी कि बहुत लोगों ने इस वीडियो पे बाबिल खान का इतना मजाक नहीं बनाया। वो वाली हरकत है, वो प्लीज प्लीज यू, वो जो एक्स्ट्रा स्वीट सिंप बनते थे, उस पर तो ठीक है चलता है, पर यहाँ पे जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि बंदा एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। हमारा तो यही मानना है कि इंसान इमोशनली नेकेड हो या फिजिकली, ट्रस्टेड लोगों के बीच में ही होना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं। अच्छा, आपने अंडा चाउमीन सुनी होगी, चिकन चाउमीन सुनी होगी, अगली सुनो चप्पल चाउमीन। ये वीडियो देखो, टाइटल है गर्लफ्रेंड के साथ चाउमीन खा रहा था बेटा, मां ने सरेआम पीटा। गलत नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा बात नहीं है, आपने उसका गाल लाल कर दिया, गुद्दी पे भी मारो। ये वीडियो वायरल हुई कानपुर से, जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चाउमीन खा रहा था और बीच में उसकी माताजी आ जाती हैं और वो देखती है कि उनके घर का चिराग किसी दूसरे का बना के रोशन कर रहा है। एंड शी टुक द मैटर एंड चप्पल इन हर ओन हैंड्स। और लड़की भी कैसी बदतमीज है, वहां सासू मां हाथ चला रही है, तुम पैर छू लो। मतलब मम्मी मार रही है, वो बीच में बचा रही है, बेटा तुम्हारा बाबू आज का है, उसका बेटा बहुत पहले का है। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर चाइल्ड इन पब्लिक, व्हाई डिड यू रिस्पेक्ट यू? ऐसा है अपनी तो। ये आजकल के लौंडे, इनको क्या पता भैया, मार्केट में टेक इन 3 खेलते पकड़ लेती थी ना, केओ चलती थी वहीं के वहीं। ओल्ड एज होम वेटिंग LMAO। मम्मी को देख के लग नहीं रहा तुम बेटा, बट आई थिंक रियल रीजन वाज गिवन बाय आशीष। बाहर पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है, घर पे बना देती मैं तो वैसे देख रहा हूं कि कितनी ज्यादा मोरल पुलिसिंग हो रही है कि मम्मियों को नहीं मानना चाहिए, बेटर पेरेंटिंग, ये वो। अबे स्पेलिंग गलत हो जाती थी ना तो गाल लाल कर दिए जाते थे हम लोगों के। और मैं तो ये देख रहा हूं कि कमेंट में कितने लोग मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि ओ सोसाइटी, पेरेंटिंग, ये ओल्ड एज होम। अबे ये तो चाउमीन की वजह से पिटा, मैं मैगी के चक्कर में मौत से बच के आया हूं। देखो, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डामाडोल है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगरा की एक कॉलेज ने उठाया एक मजबूत कदम। मोबाइल देख के चीटिंग करवा के मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनकी एग्जाम की मॉक ड्रिल चल रही है भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीटिंग हो रही है बीए के एग्जाम में। बीए का एग्जाम, जहां बच्चे एग्जाम हॉल में सेमेस्टर से ज्यादा पढ़ लेते हैं। भैया माहौल को देखते हुए स्टॉक मार्केट में तो बुल रन नहीं चल रहा, लेकिन ऋषिकेश में एक बुल रन देखने को मिला। ये वीडियो देखी? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं भाई इसको। कितना समझदार सांड है ये। इसने पार्किंग से गाड़ी उठाई, ड्राइव की और वापस पार्क कर दी। महिलाएं कुछ सीखो। इस हफ्ते हुआ मेट गाला। मेट गाला मतलब यार गोरे सेलिब्रिटीज का SUPW एग्जीबिशन।
और वहां से वीडियो वायरल हुई शाहरुख खान की। किंग खान वहां पे बढ़िया सज धज के लॉकेट पहन के गए थे और वहां जैसे ही पहुंचे एक रिपोर्टर ने जाके पूछ लिया नाम क्या है तुम्हारा। भाई एसआरके को खुद याद नहीं होगा उसे आखिरी बार कब बताना पड़ा था कि उसका नाम एसआरके है। और भाई पूछे भी क्यों ना, जैसा सद धज के क्या लोग बोल रहे हैं डॉली चाय वाला लग रहा। oh, no. बर्गर खाएगा बर्गर खाएगा। ये वहां रिपोर्टर से वैलिडेशन ले रहे, वहां दिलजीत शकीरा के साथ चिल कर रहा है। उसका अच्छा ही है, पैसे पूसे वाले सोचे दुनिया। और हफ्ते की कुछ ऊट पटांग अजीब और गरीब खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है यूपी। ऑफ कोर्स मैं बता क्यों रहा हूं, पहली खबर है यूपी से। यहां एक नई मूवी लॉन्च हुई है, बियर्ड प्रेम की वियर्ड कहानी। मेरठ में एक महिला ने अपने शौहर से कहा सुनिए आप दाढ़ी में इतने अच्छे नहीं लगते, काट दीजिए। लेकिन जब शौहर साहब ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया तो बेगम ने सोचा क्यों ना वो खुद ही काट दें उनका। हाँ, औरत पति को छोड़ के अपने क्लीन शेव्ड देवर के साथ भाग गई। ट्रिमर कहाँ है ट्रिमर? क्या लिखा है राइटर साहब ने, दाढ़ी की वजह से फाड़ी। बट दोस्तों कांट ब्लेम हर, क्लीन शेव सिर्फ आदमी को थोड़ी असली है ये लोना। तुम ही लिखा करो विशाल, तुम ही लिखा करो। बट भाई सोच के देखो फिर भी ठीक ही हुआ, कम से कम पति का काटा, वरना मेरठ की औरत है, चाहती तो पति। अगली खबर के लिए चलते हैं अमेरिका, जहां फ्लोरिडा में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने एक ही वक्त पर 3 रखी हुई थी बंदूकें, माशूकें। हाँ, एक ही टाइम पे 3 चला रहा था। ये कितनी गलत बात है कि पकड़ा गया। पर जब एक बीवी को शक हुआ और उसने तहकीकात की तो पता चला पति काम पे नहीं कामदेव की पूजा करने जाते हैं। और वहां इस बात पे बंदा अरेस्ट हो गया। इंडिया होता तो कोर्ट कहती कि कोई नहीं 2-2 दिन तीनों के साथ रह लो। मजाक भी नहीं कर रहा, ऐसा सच में हुआ था। अच्छा, बीते दिनों उत्तराखंड में 10th बोर्ड के रिजल्ट आए और नैनीताल का एक स्कूल काफी चर्चा में रहा क्योंकि यहां एक बच्चा बोर्ड्स में फेल हो गया और फिर भी स्कूल का स्कोर रहा 0% क्योंकि स्कूल में 10th का एक ही बच्चा था। They had to put all their eggs in one basket because there was only one egg। भाई एक बच्चा 7 टीचर फिर भी पास नहीं करवा पाए। बट तुम सोच के देखो क्या फ्लेक्स है, ये फेल होके भी अपने स्कूल का टॉपर है। और जब मैंने पढ़ा तो पता चला बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूल है। यहां सिर्फ 10th में नहीं 9th और 8th में भी एक ही बच्चा है। स्कूल में ही टोटल 7 बच्चे हैं। पूरा स्कूल एक आपे में फिट हो सकता है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। इस हफ्ते इतने मीम्स नहीं देखे क्योंकि न्यूज चैनल देख रहे थे, बात एक ही है, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर पूरा भरोसा है एंड होपफुली बहुत ही जल्दी चीजें नॉर्मलसी पर वापस आ जाएंगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। एंड बहुत ज्यादा फेक न्यूज फेक वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं तो प्लीज बिना फैक्ट चेक किए किसी भी चीज को शेयर मत करना। ऑफिशियल सोर्सेस पे ही रिलाई करना, क्या है आपको वीडियो में बता चुके हैं। ऐसी ही और इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेके अगले हफ्ते अगले संडे शो में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अगेन अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।